नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत बार जब हमारे पास एक कपल ट्रीटमेंट के लिए आता है, ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि सीमेन एनालिसिस क्यों कराएं। प्रॉब्लम शायद सिर्फ औरत में ही है, शायद उनके वाइफ में ही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, आपकी वाइफ में भी हो सकता है। तो वाइफ के मुताबिक तो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे खून की परीक्षा की, अल्ट्रासोनोग्राफी किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, ये सब तो अवश्य करेंगे। पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा सीमेन एनालिसिस की परीक्षा, यानी कि सीमेन में कितने स्पर्म्स है, उसके क्या पैरामीटर्स है, वो जानना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले। लेकिन ये जानने के लिए आपको सीमेन एनालिसिस में देखा क्या जाता है जान लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपका सहयोग दे सके। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स रखे हैं जिसके मुताबिक ही दुनिया भर में, विश्व भर में यही पैरामीटर्स पकड़ते हुए सबको सीमेन एनालिसिस करना पड़ता है और रिपोर्ट उसी के मुताबिक देना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वॉल्यूम देखा जाता है। अगर सीमेन का वॉल्यूम 1.5 मिलीलीटर से कम है तो उसे अबनॉर्मल कहा जाता है, और अगर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 15 मिलियन पर ml, यानी कि 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन का रहना जरूरी है। तो ये नहीं है कि हम हर एक को गिनते बैठते हैं, बट ऐसे यंत्र होते हैं जिनके द्वारा काउंट का पता लगाना बहुत ईजी हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का। उसके बाद आता है टोटल स्पर्म नंबर, यानी कि पूरे इजैकुलेट में, पूरे सीमेन में कितने स्पर्म्स है, ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसका अनुमान 39 मिलियन पर इजैकुलेट होता है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है, यानी कि जब मोटिलिटी की बात आती है, जब हरकत की बात आती है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटाइल। प्रोग्रेसिव का होना 32% के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे से हिल सक रहे हैं वो ही अंडे तक पहुंच सकते हैं ना, तो इसीलिए प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और टोटल प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव का टोटल 40% रहना है। अब आप पूछोगे नॉन प्रोग्रेसिव से क्या काम है, लेकिन लेबोरेटरी में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके द्वारा नॉन प्रोग्रेसिव को भी प्रोग्रेसिव किया जा सकता है, और इसे या आप IUI करा सकते हैं या IVF की ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद वाइटैलिटी, यानी कि अगर सैंपल में सारे स्पर्म्स इमोटाइल है, यानी अगर एक भी हिल नहीं रहा है, क्या वो जिंदा है या मर गए हैं, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जिंदा है तो उसका प्रयोग करते हुए IVF के द्वारा आपके बच्चे आपको हो सकते हैं। तो ये इसका परसेंटेज 58% रहना ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई भी स्पर्म हिल नहीं रहा है सैंपल में, जिंदा है या नहीं, पता लगाने के तरीके होते हैं, वो एटलीस्ट 58% होना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार क्या है, स्पर्म दिखता कैसा है। ये जान लीजिए कि एक नॉर्मल स्पर्म ऐसा दिखता है, एक सर होता है, एक मिड पीस होता है और एक टेल होता है। अगर इस आकार में ना हो तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अगर डिफेक्ट्स देखे जाए तो हेड डिफेक्ट में बहुत प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आधा ही हो सकता है, उसमें DNA कम रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिड पीस डिफेक्ट में कुछ भी हो सकता है, मोटा हो सकता है मिड पीस, या उसके हेड बेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टेल में भी उसी के मुताबिक 2 टेल हो सकते हैं, छोटा टेल, लंबा टेल। इन सब कारणों की वजह से ये जो स्पर्म है अंडे तक पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंच भी जाएं तो उसके अंदर जाके उसे फर्टिलाइज नहीं कर सकते। फर्टिलाइज अगर कर भी दें तो ये बच्चा मिसकैरी भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि नॉर्मल और अबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या है, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये 15 मिलियन से कम है तो इसे ओलिगोजूस्पर्मिया कहा जाता है। मोटिलिटी, जैसे मैंने बताया, टोटल मोटिलिटी अगर 40% से कम हो तो उसे एस्थेनोजूस्पर्मिया कहा जाता है। और अगर मॉर्फोलॉजी 4% से कम हो, यानी कि 100 स्पर्म में अगर 4 भी नॉर्मल ना हो तो उसे स्पर्म मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट कहा जाता है, जिसे हम टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। बहुत बार तीनों प्रॉब्लम्स बहुत पुरुषों में देखा जाता है, तब हम उसे ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं, ओट्स, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में बाधा होती है या मिसकैरेजेस
यानी कि बच्चा आके नहीं रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या बच्चों में अबनॉर्मलिटीज़ भी देखा जाता है। अगर आपको सीमनालिसिस रिपोर्ट में कोई डिफेक्ट दिया गया है या कोई अबनॉर्मलिटी आपको दिख रहा है, इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य हमारे यहाँ आके कंसल्टेशन करवाइए। थैंक यू।